पैरेलल एक्सिस थ्योरम शुरू किया था लास्ट क्लास में, जिसमें हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि अगर हमारे पास दो एक्सिस हैं, सॉरी दो एक्सिस हैं सच दैट एक एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है और उसके अबाउट मेरे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है ICM, तो दूसरी एक्सिस जो पहली एक्सिस के पैरेलल है उसके और मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे हमने देखा था। कैसे देखा था? हमने देखा था कि मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, ये सेंटर ऑफ मास है, इस एक्सिस का हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है ICM, ये सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है ना। तो अगर मैं एक और एक्सिस ले लूं, इस एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकता हूं I, कब? अगर मुझे डिस्टेंस पता हो D, मैं बोल सकता हूं I इज इक्वल टू I सेंटर ऑफ मास प्लस M D स्क्वायर। ये कब वैलिड है? अगर दोनों एक्सिस पैरेलल हो और दोनों में से एक एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है। हमने इसी का यूज करते हुए इस केस में I1 और I2 के बीच में रिलेशन निकाला था। क्या बोला था? I1 इज इक्वल टू ICM प्लस M D1 स्क्वायर, I2 इज इक्वल टू ICM प्लस M D2 स्क्वायर। दिस इंप्लाइज I2 इज इक्वल टू I1 प्लस M इंटू D2 स्क्वायर माइनस D1 स्क्वायर। ये हम लोग लास्ट क्लास में कर चुके हैं। ठीक है, क्लियर थे यहां तक? ओके, तो अब हमें कुछ एग्जांपल्स करने हैं इन पैरेलल एक्सिस थ्योरम के ऊपर। पहला एग्जांपल ये है कि वी नीड टू फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग ऑफ मास कैपिटल F। एक रिंग का मास निकालना है, सॉरी रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है जिसका मास पता है और रेडियस पता है, अबाउट एक्सिस दैट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड पासिंग थ्रू अ पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस। मतलब किसके प्लेन? रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर होना चाहिए और आपके रिंग के सर्कमफ्रेंस से पास होना चाहिए। ठीक है, कहने का मतलब क्या होगा? सिचुएशन ऐसी होगी कि आपके पास ये एक रिंग है, लेट्स से ये रिंग की एक्सिस है, जो क्वेश्चन में जो एक्सिस गिवन है दैट एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द रिंग, मतलब परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग एंड पासिंग थ्रू इट्स सर्कमफ्रेंस, बेसिकली इस तरीके का टेंजेंट है। ठीक है, हमें इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, ये पूछा था। हम क्या बोलेंगे? रिंग का रेडियस हमें R पता है, मास हमें M पता है, यहां पर सेंटर ऑफ मास है, ये वाली जो एक्सिस है इस एक्सिस के पैरेलल है, हमें इस एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है ICM इज इक्वल टू MR स्क्वायर, इसलिए I हो जाएगा ICM प्लस M इंटू D स्क्वायर। नाउ दिस D इज ऑल्सो इक्वल टू रेडियस, सो M इंटू D स्क्वायर की जगह R स्क्वायर लिख लो, दैट इज इक्वल टू ICM है MR स्क्वायर प्लस MR स्क्वायर 2MR स्क्वायर। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। चलो, कॉपी हो गया? इजी क्वेश्चन है बेटा, आगे बढ़ रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन में वी नीड टू फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क ऑफ मास कैपिटल M अबाउट डिस्क ऑफ मास कैपिटल M एंड रेडियस कैपिटल R। डिस्क का मास और रेडियस इस रखा अबाउट एक्सिस दैट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड पासिंग थ्रू अ पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस। बेसिकली पिछले क्वेश्चन जैसा ही क्वेश्चन है, बस रिंग की जगह डिस्क है। क्या करना है? हम लोग ये डिस्क कंसिडर करते हैं, डायग्राम में फ्री हैंड में कुछ खास अंतर नहीं लगेगा, अगर आपको अंतर बनाना हो तो आप एक और लाइन ऐसे ड्रॉ कर दीजिए, देन इट विल स्टार्ट लुकिंग लाइक अ डिस्क। ठीक है, सो ये हमारे पास एक डिस्क है, ये लेट्स से डिस्क की एक्सिस है, हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस को नहीं निकालना है, हमें इस एक्सिस को निकालना है जो कि इसके
सर्कमफ्रेंस के किसी पॉइंट से पास हो रही है। तो इस आई को मैं बोल सकता हूँ आई इज इक्वल टू आई सी एम प्लस एम डी स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर, क्योंकि डिस्टेंस डी अभी भी रेडियस आर के बराबर ही है। ये आई इसके बाद आई सी एम लिख देता हूँ। दैट इज इक्वल टू आई सी एम कितना है, डिस्क के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस दैट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ डिस्क एंड पासिंग थ्रू इट्स सेंटर इज एम आर स्क्वायर बाय 2 प्लस एम आर स्क्वायर, so this is equal to 3m r square by 2। ये आपका आंसर हो गया। इजी क्वेश्चन। क्लियर है? आगे बढ़ रहा हूं। ये क्वेश्चन, ये आपके जेई मेन में आया हुआ क्वेश्चन है। मेरे ख्याल से 2 या 3 साल पहले आया था। 2017 है या 18 है, मुझे ठीक से याद नहीं है, बट 2017 या फिर 18 में से एक बार ये क्वेश्चन आया था। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? बोल रहा है वी हैव गॉट 7 आइडेंटिकल सर्कुलर प्लेनर डिस्क। 7 डिस्क है, सर्कुलर है, ऑब्वियसली प्लेनर रहेंगे डिस्क होगा तो। ईच ऑफ मास कैपिटल एम एंड रेडियस कैपिटल आर, सबका मास दे रखा, सबका रेडियस दे रखा, एंड दे आर वेल्डेड टुगेदर एज शोन। दिख रहा है ना, जैसे आप कैरम बोर्ड में गोटियां अरेंज करते हो कैरम बोर्ड पे, उसी तरीके से अरेंज थे, बस बाहर वाली 12 गोटियां नहीं है, बीच सेंटर में 1, साइड में 6, इतनी गोटियां। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस नॉर्मल टू द प्लेन एंड पासिंग थ्रू पॉइंट पी इज। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब देखो डायग्राम जैसा मैंने यहाँ ड्रॉ कर रखा है ना, एग्जाम में ऐसा कैसा आया था। और मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, ज़्यादातर बच्चों को इसका सोल्यूशन आता था, पर बहुत सारे बच्चे गलत करके आए। क्यों गलत करके आए? क्योंकि सबने सिर्फ डायग्राम देखा, ठीक से क्वेश्चन को पढ़ा नहीं। सबने, कुछ लोगों ने इस एक्सिस कोड निकाल दिया जो कि ओ से पास हो रहा है और प्लेन के परपेंडिकुलर है, कुछ लोगों ने इस एक्सिस कोड निकाल दिया जबकि पूछा गया था इस एक्सिस के अबाउट। समझ में आई बात? सबसे पहली गलती तो क्वेश्चन पढ़ने में थी ये लोगों ने, और ज़्यादातर लोग जिन्होंने आंसर गलत दिखाया ना, उन सबका, सबने यही गलती करी थी। ऑप्शन में तीनों था, ओ के अबाउट भी था, इस सेंटर के अबाउट भी था और पी के अबाउट भी था, और ये जो लाइन इन्होंने ड्रॉ करी थी ये तीनों से पास हो रही थी टू डायमेंशन में। मतलब डायग्राम बहुत ही गंदा बनाया था, बच्चों बेकार में कंफ्यूज होते बच्चे। तो होश में रहना है एग्जाम में, वो आंखें बंद करके क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है। तो मुझे इस एक्सिस आई के अबाउट, इस एक्सिस पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई निकालना है जो पॉइंट पी से पास हो रही है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है अबाउट एक्सिस नॉर्मल टू द प्लेन एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट पी। पॉइंट पी से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। मैं क्या करूंगा, मेरे पास अलग अलग ऑप्शन है। या तो मैं सबका इंडिविजुअल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्स पॉइंट, इस एक्सिस के अबाउट निकालूं और उसको ऐड करूं, या फिर मैं काम करता हूं, मैं ओ के अबाउट, ओ को क्यों सिलेक्ट कर रहा हूं, बिकॉज ओ इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस होल सिस्टम। बाय सिमेट्री सेंटर ऑफ मास इस पूरे सिस्टम का कहां पे होगा, तो ओ पे होगा। ये जो एक्सिस मैंने ड्रॉ कर रखी ओ पर, इसका और मोमेंट ऑफ इनर्शिया को मैंने बोल दिया आई सी। ठीक है, मुझे निकालना था आई पी, मैं बोलूंगा आई पी इज इक्वल टू आई सेंटर ऑफ मास प्लस यहां से लेकर पी तक का डिस्टेंस कितना है, आर प्लस आर प्लस आर, 3r, तो प्लस m इंटू 3r का होल स्क्वायर। क्लियर है क्वेश्चन? ये स्टेप के नहीं है क्लियर? क्लियर है? बोलो। यस सर। यस सर। क्लियर है?
ये स्टेप गलत है। क्या गलती है बताओ अब। सर मास एम नहीं होगा। मास एम नहीं है बेटा, मास 7m है ना, एक एक का मास m है, टोटल मास आएगा ना यहाँ पे। समझ में आया? ये सेकंड मिस्टेक है। पहला मिस्टेक क्वेश्चन पढ़ने में, दूसरा मिस्टेक यहाँ पर m की जगह 7m की जगह m लिख देने में। ठीक है, यहाँ पर केयरफुल रहना है। ठीक, I इज इक्वल टू ICM प्लस 7m इंटू CR का होल स्क्वायर। ओके, अब ICM निकालना है, तो ICM में अलग से कैलकुलेट करता हूँ, या एक काम करते हैं यहाँ पे पहले थोड़ी कैलकुलेशन कर लेते हैं। दिस इज इक्वल टू ICM प्लस 3R का होल स्क्वायर मतलब 9R स्क्वायर, 9 इंटू 7 63, तो 63mR स्क्वायर। ठीक है, अब मैं एक बार ICM निकाल लेता हूँ। ICM कितना होगा? वो एक्सिस जो सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है और इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। ध्यान दीजिएगा, सबके सब डिस्क है। तो ये जो सेंटर वाला डिस्क है ये तो स्पेशल है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम इस एक्सिस को आराम से लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? ये हम लिख सकते हैं mR स्क्वायर बाय 2। ठीक है, ये तो सिर्फ सेंटर वाले डिस्क का हुआ। बचे हुए 6 डिस्क और हैं, और सब के सब एक आइडेंटिकल इस एक्सिस के हिसाब से, तो किसी एक का लिख के उसे 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? किसी को हो तो बोल दो। अब मैं किसी एक का, लेट से इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया में इस आई सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट निकालता हूँ। क्या करूँगा? बोलूँगा इस O से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा इस डिस्क के सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दैट मीन्स mR स्क्वायर बाय 2 प्लस यहाँ से इसका डिस्टेंस 2R, सो m इंटू 2R का होल स्क्वायर। ठीक है, दैट इज इक्वल टू mR स्क्वायर बाय 2 प्लस 6 टाइम्स ये हो जाएगा 4mR स्क्वायर प्लस mR स्क्वायर बाय 2, मतलब 9mR स्क्वायर बाय 2, दैट इज इक्वल टू 57mR, 57 नहीं 55, दैट इज इक्वल टू 55mR स्क्वायर बाय 2। ठीक है, 9 इंटू 6 54 प्लस 1 55mR स्क्वायर बाय 2। देयरफॉर अब हम फिर से लिखेंगे पॉइंट P के अबाउट, पॉइंट P से पास होने वाली एक्सिस पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, IP इज इक्वल टू ICM, दैट इज 55mR स्क्वायर बाय 2 प्लस 63mR स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 181mR स्क्वायर बाय 2। ये आपका आंसर होगा। क्लियर है कि सबको? अगर ये क्लियर है तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कॉपीड? यस सर। मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ। नेक्स्ट है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम।
देखो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम वैलिड कब होती है। थ्योरम अप्लाई करना बाद में सीखेंगे, पहले इसकी कंडीशन देख लेंगे, जो जो कंडीशन मीट होनी चाहिए फॉर दिस एक्सिस, फॉर दिस थ्योरम टू बी वैलिड। सबसे पहला कंडीशन तो ये है कि ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर भी आप ये परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा रहे हो, दैट ऑब्जेक्ट शुड बी टू डायमेंशनल और अ लैमिना। मतलब एक लैमिना हो सकता है। 3D ऑब्जेक्ट्स पर आप ये परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाने की सोच ही नहीं सकते। मतलब आप स्फीयर पे नहीं लगा सकते, आप कोन पे नहीं लगा सकते। कहाँ लगा सकते हो? रिंग पे लगा सकते हो, शीट पे लगा सकते हो, डिस्क पे लगा सकते हो, ठीक है। पर आप परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम कभी भी स्फीयर पे नहीं लगा सकते, कोन पे नहीं लगा सकते, ठीक है। लैमिना मतलब टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होता है ना, जैसा आपको यस सर। डायग्राम में दिख रहा होगा, एकदम टू डायमेंशनल प्लेट लिया है मैंने जिसकी थिकनेस एकदम निग्लिजिबल है, उसी के लिए आप परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। दूसरा, अप्लाई करने के लिए वी नीड 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एंड कॉन्ग्रुएंट एक्सिस। कॉन्ग्रुएंट नहीं, कॉन्करेंट हुआ ना। एंड कॉन्करेंट एक्सिस मतलब तीनों एक्सिस जिनको ऊपर आप ये लगा रहे हो। ध्यान दीजिएगा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम 2 एक्सिस के लिए लगाते थे, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम हम लोग 3 एक्सिस के लिए अप्लाई करते हैं। वो तीनों एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर होनी चाहिए और एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करनी चाहिए, जैसे यहाँ पे दे रखा है, लाइक एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। तीनों एक्सिस एक्स वाई जेड एक्सिस की तरह एक दूसरे के परपेंडिकुलर होनी चाहिए और एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ डायग्राम में बना रखा है, 3 एक्सिस के मैं नाम भी देता हूँ। लेट से नया नाम क्यों दूँ, इसको एक्स दे देता हूँ, इसको वाई दे देता हूँ और इसको जेड दे देता हूँ। पहले तो आप मुझे बताइए, ये जो मैंने ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया से इंडिपेंडेंट क्वेश्चन है, ऐसे ही पूछ रहा हूँ, ये जो मैंने 3 एक्सिस बनाई हैं, ये राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम है या नहीं है? ये एक्स एक्सिस आपकी स्क्रीन पे राइट की तरफ जा रही है, वाई एक्सिस आपकी स्क्रीन पे ऊपर की तरफ जा रही है, और जेड एक्सिस आपकी स्क्रीन पे ऊपर की तरफ जा रही है, और ये जो वाई एक्सिस है ये आपकी स्क्रीन के अंदर की तरफ जा रही है। अब मुझे बताइए कि ये सिस्टम राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम है या नहीं है सर। ये राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है। समझ में आई बात? राइट हैंड लिया, एक्स एक्सिस की तरफ पॉइंट किया, ठीक है, सच दैट वाई के एक्सिस की तरफ अगर हम फिंगर्स फोल्ड हुए तो जेड एक्सिस की तरफ अंगूठा पॉइंट कर रहा है, ठीक है। समझ में आई बात? तो दिस इज राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम मैंने बना रखा है, लेकिन ये राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम होना जरूरी नहीं है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के लिए, क्योंकि जो एक्सिस होती है उसका कोई डायरेक्शन नहीं होता। जो हमारे रोटेशन की एक्सिस होती है उसमें कोई प्लस और माइनस डायरेक्शन नहीं होता है। तो 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर और कॉन्करेंट एक्सिस होनी चाहिए, एक्स वाई और जेड एक्सिस, ओके। तीसरा, द लैमिना should lie in the plane of two of the axis। ये ई है, ठीक है, ओके। जो लैमिना हमने बोला था ऑब्जेक्ट 2D होना चाहिए या लैमिना होना चाहिए, वो लैमिना हमने जो 3 एक्सिस सिलेक्ट करी है एक्स वाई और जेड, उनमें से किसी 2 एक्सिस के प्लेन में होनी चाहिए। मतलब या तो एक्स वाई प्लेन में हो या वाई जेड प्लेन में हो या जेड एक्स प्लेन में हो, तभी आप परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम अप्लाई कर पाओगे। क्लियर? जो 3 एक्सिस आप सिलेक्ट करोगे वो 3 एक्सिस में से 2 एक्सिस आपके ऑब्जेक्ट के प्लेन में होनी चाहिए, तीसरा एक्सिस
आपके ऑब्जेक्ट के प्लेन से परपेंडिकुलर होना चाहिए, तब आप परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम अप्लाई कर सकते हो। जहां मर्जी वहां अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, ये बहुत सारी कंडीशन लग गई हैं यहाँ पे। कोई दिक्कत? जैसे इस एग्जाम्पल में मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो एक्स वाई प्लेन में रखा हुआ है और जेड एक्सिस उसके परपेंडिकुलर है। ठीक है, दिस इज योर परपेंडिकुलर एक्सिस, बाकी दोनों वाई और जेड आपके ऑब्जेक्ट के प्लेन में है। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या कहता है कि आई नॉर्मल एक्सिस या फिर परपेंडिकुलर एक्सिस जो जेड एक्सिस है इस एग्जाम्पल में, जेड एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आप निकालोगे या परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालोगे, मैं यहाँ पे आई जेड लिख रहा हूँ, दैट विल बी इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस। ठीक है, नॉर्मल वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लेन वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम होगा। ठीक है, ये आपका परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है। ओके बेटा, फटाफट कॉपी कर लो। आगे बढ़ रहा हूँ, जिसने कॉपी नहीं किया तो स्क्रीनशॉट ले लो। एग्जाम्पल है, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट इट्स डायमीटर यूजिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस। हमें रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस पता है, आई एक्सिस इज इक्वल टू, इसको आई वन बोलता हूँ, आई वन इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर होता है, जहाँ आर आपके रिंग का रेडियस है और एम इसका मास है। अब आपको बोला है कि नहीं, अच्छा आप मेरे को इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स डायमीटर निकाल के बताइए। अब ध्यान दीजिए, यू ऑलरेडी नो द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट इट्स डायमीटर। क्या होता है वो, जल्दी जल्दी बताइए। एम आर स्क्वायर बाई टू। एम आर स्क्वायर बाई टू होता है, लेकिन उसके वो डिराइव करने के लिए हम लोगों ने लंबे चौड़े इंटीग्रेशन किया था, है ना। अब हम उसको तुरंत निकालेंगे यूजिंग परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। क्या करेंगे, देखिए मैंने बोला पहले डायमीटर वाला एक्सिस सिलेक्ट कर लेते हैं, लेट्स से ये डायमीटर, इसके अबाउट मान लेता हूँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 है। ठीक है, कोई दिक्कत? इस एक्सिस के अबाउट और इस एक्सिस के अबाउट मोशन काफी डिफरेंट होगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आप लोगों को? मोशन एकदम डिफरेंट होगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोल दो एक बार। यस सर। डायमीटर के अबाउट एकदम डिफरेंट मोशन होगा और एक्सिस के अबाउट एकदम डिफरेंट मोशन होगा, दोनों मोशन दिखने में एकदम आसपास भी नहीं एक दूसरे के, है ना। मैं अगर यहां पर एक एक्सिस और ले लूं, लेट्स से ऐसे ऐसे, लेट्स से ये अपना एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, कुछ इस तरीके से एक्सिस ले लो। ये वाई एक्सिस अंदर की तरफ जा रही है, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री, और नेचुरली जेड एक्सिस तो एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो ऑब्वियसली सबके साथ, दोनों के साथ 90 डिग्री बनाई हुई होगी, तो तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस है, तीनों कॉन्करेंट है एक पॉइंट पे, हाँ या ना, हाँ या ना। तो क्या मैं लिख सकता हूं कि आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, इसमें तो किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, यही तो है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। आप बोलोगे सर लेकिन आई वाई क्यों लिखूं, मेरे को निकालना जब सिर्फ आई एक्स था तो आई वाई क्यों लिखूं, ये लोगों के दिमाग में डाउट आ सकता है। क्यों लिखा, क्योंकि वाई एक्सिस भी तो इस रिंग का डायमीटर है, अगर एक्स एक्सिस का आउट I2 है तो वाई एक्सिस का आउट भी I2 ही होगा, ये I2 मुझे निकालना है, तो मैंने बोला दिस इंप्लाइज आई जेड कितना है, एम आर स्क्वायर या I1
इज इक्वल टू आई एक्स है आई टू प्लस आई वाई भी है आई टू, दिस इम्प्लाइज आई वन तो है एम आर स्क्वायर दैट इज इक्वल टू टू आई टू, दिस इम्प्लाइज आई टू इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाय टू। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा तो अभी कभी बता दो। सबको क्लियर है ये? ठीक है, कॉपी हो गया होगा, आगे बढ़ रहा हूँ। क्या किया फिर भी एक बार सुन लो। मैंने बोला मेरे को इस एक्स एक्सिस पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो मैंने वाई एक्सिस अपने मन से कंसीडर कर लिया। क्यों? क्योंकि मुझे पता है जितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स एक्सिस के अबाउट होगा उतना ही वाई एक्सिस के अबाउट होगा, और आई जो जेड एक्सिस है वो एक्स और वाई दोनों के परपेंडिकुलर है, एक्स और वाई भी आपस में ऑब्वियसली परपेंडिकुलर है। तो इसलिए मैं ये इक्वेशन बनाकर इसमें आई एक्स को आई टू और आई वाई को भी आई टू डाल के आई टू की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर कितना हो जाएगा, एम आर स्क्वायर बाय टू। कोई दिक्कत? ओके, आगे बढ़ रहा हूँ। Moment of inertia of disk of mass capital M and radius r about axis lying in the plane of the disk and tangential to the disk। देखो भैया, आपको डिस्क का मास दे दिया, डिस्क का रेडियस दे दिया, आपसे पूछा गया है कि फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस डिस्क अबाउट एन एक्सिस दैट लाइज इन द प्लेन ऑफ डिस्क एंड इज टेंजेंशियल टू द डिस्क। दिख रहा है? इसके और मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई मेरे को बताना है। एनी आइडिया क्या कर सकता हूं? सर डायमीटर वाला सिर्फ पैरेलल होगा वो, तो वहां पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा। हाँ, मेरे पास अलग अलग ऑप्शन है। एक ऑप्शन क्या है कि मैं एक एक्सिस यहां कंसिडर करूं, एक एक्सिस यहां कंसिडर करूं। ठीक है, लेट से इसको मैं बोल दूं आई वन, इसको बोल दूं आई टू, और इस एक्सिस जो सेंटर से पास हो रही है उसको बोल दूं आई नॉट। ठीक है, मेरे पास ये एक ऑप्शन है, आप जो बोल रहे हो एक और ऑप्शन है ऑब्वियसली, है ना। तो अब मैं क्या करूंगा, मेरे को ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई निकालना है, तो मैं बोलूंगा, ध्यान दीजिएगा, आई वन इज इक्वल टू आई प्लस आई टू। ये बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता हूँ? अगर इसमें कोई आपत्ति हो तो बताओ। आई वन जो है इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, डिस्क के प्लेन के परपेंडिकुलर वाला एक्सिस है, और ये वाला एक्सिस और ग्रीन वाला एक्सिस, रेड और ग्रीन एक्सिस जो है वो आपके डिस्क के प्लेन के अंदर है। तो मैंने सीधे से परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाया कि आई वन इज इक्वल टू आई प्लस आई टू, दिस इंप्लाइज आई इज इक्वल टू आई वन माइनस आई टू, विच इंप्लाइज आई इज इक्वल टू, अब आई वन कैसे निकलेगा? आई वन निकल जाएगा, ध्यान दीजिएगा, आई नॉट प्लस एम आर स्क्वायर। ये कैसे आया? पैरेलल एक्सिस थ्योरम से। माइनस आई टू कितना हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, ये जो ग्रीन एक्सिस है जिसके ऊपर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई टू लिख रहे हैं, दिस इज द डायमीटर ऑफ द डिस्क। डायमीटर ऑफ द डिस्क के ऊपर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? एम आर स्क्वायर बाय 4। ठीक है, सो दिस इज आई नॉट इज एम आर स्क्वायर बाय 2 प्लस एम आर स्क्वायर माइनस एम आर स्क्वायर बाय 4। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 5 एम आर स्क्वायर बाय 4। ये आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया, यही आपका आंसर है। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं तो आप डायरेक्टली ये भी कर सकते थे कि सर इसके अबाउट तो पता ही है मेरे को, क्या है इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया? सर इसके अबाउट होता है एम आर स्क्वायर बाय 4
तो एम आर स्क्वायर बाय 4 प्लस पैरेलल एक्सिस थ्योरम एम आर स्क्वायर, सीधा आंसर आ जाएगा 5/4 एम आर स्क्वायर। ये जो मैंने सोल्यूशन बताया थोड़ा लंबा हो गया, बट डायरेक्ट भी आप निकाल सकते हैं। पहला वाला सोल्यूशन जो मैंने सॉल्व करके दिखा लंबा है, दूसरा सोल्यूशन ज़्यादा फास्ट है। ठीक है, कोई दिक्कत? नो सर। आगे बढ़ते हैं। फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगुलर लैमिना ऑफ साइड लेंथ ए एंड बी ऑफ एंड मास कैपिटल एम अबाउट एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ शीट पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। क्या है ये? मेरे पास एक रेक्टेंगुलर लैमिना है, इस साइड लेंथ को ए बोलते हैं, इस साइड लेंथ को बी बोलते हैं, इसका मास मान लेते हैं एम है। क्वेश्चन में दे रखा है सब। हमें इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, जो बना रखा है मैंने डायग्राम में। ठीक है, कोई दिक्कत? अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? ये आपने जो मैंने आपको पढ़ाया उसको उस हिसाब से थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि एक चीज़ मुझे और बतानी चाहिए थी पहले जो मैंने नहीं बताई, इसी को सॉल्व करते बता दूंगा। मेरे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस निकालना है, तो मैंने क्या बोला? दिस आई इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस I1 प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस I2। आया ना? यस सर। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। मैंने बोला I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। अब I1 कितना है और I2 कितना है ये मुझे पहले आपको बताना चाहिए था, कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। I1 निकालने के लिए कंसिडर दिस, लेट्स से मेरे पास ये एक रॉड है, दिख रहा है आप लोगों को ये रॉड कि नहीं दिख रहा है? कलर चेंज कर दूं? चलो अब दिखेगा। ये मेरे पास एक रॉड है, जिस रॉड का मास m है और लेंथ b है। ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को रॉड ये वाला? हाँ या ना? यस सर। अब मैंने क्या किया, इस रॉड को इस एक्सिस के पैरेलली स्ट्रेच कर दिया। तो क्या ये शीट बन जाएगी जो क्वेश्चन में मेंशन्ड है? यस सर। बन जाएगी। और क्योंकि मैंने मास को सिर्फ पैरेलली स्ट्रेच किया है एक्सिस के, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए I1 इस रॉड के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर रहेगा, इस वाले रॉड के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर रहेगा I1, है ना? दैट इज mb स्क्वायर बाय 12। 12। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? नो सर। सिमिलरली मेरे को I2 निकालना है, तो मैंने बोला लेट्स कंसीडर दिस रॉड, जिसका लेंथ a है। अगर मैं इस रॉड को इस I2 वाली एक्सिस के पैरेलली स्ट्रेच करूं, तो फिर से ये शीट बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी? बन जाएगी कि नहीं? है ना? यस सर। और एक्सिस से मास का डिस्टेंस चेंज नहीं हुआ, क्योंकि मैंने एक्सिस के पैरेलली मूव किया मास को, मास डिस्ट्रीब्यूशन चेंज नहीं हुआ, इसलिए I2 जो है वो चेंज नहीं होगा। दैट विल बी सेम एज दैट ऑफ रॉड, दैट इज m a स्क्वायर बाय 12। देयरफॉर I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 इज इक्वल टू m टाइम्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाय 12। ये आपका आंसर हुआ। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत हो तो बताओ।
चलो यहां लिख लेना सेम एज रॉड, सेम एज रॉड, ताकि समझ में आ जाए कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकल रहा है शीट का। ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। ये वाला क्वेश्चन, स्क्वायर लैमिना ऑफ साइड लेंथ ए हैज मास कैपिटल एम, फाइंड इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वन ऑफ इट्स डायगोनल। एक स्क्वायर लैमिना का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके डायगोनल के अबाउट निकालना है, क्या करोगे? बेसिकली ये आपके पास एक स्क्वायर लैमिना है, यू नीड टू फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस लैमिना अबाउट दिस डायगोनल एक्सिस। मोशन समझ में आ रहा है कैसा होगा? एक स्क्वायर का उसके डायमीटर के अबाउट, इसका डायगोनल के अबाउट। सोच पा रहे हो? इमेजिन कर पा रहे हो मोशन? यस सर। ठीक है, क्या करेंगे? आंसर बताओ उसका फटाफट आप लोग। नहीं हुआ? हेलो। m²/6। क्या? देखो, लेट्स से इस एक्सिस पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है। ध्यान दीजिएगा ये स्क्वायर है, रेक्टेंगल नहीं है। डायग्राम में देख के भले ही रेक्टेंगल लगे आपको, पर वो ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि आपको कोई इसमें साइड व्यू दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो थोड़ा एंगल से व्यू दिखा रहा हूँ। स्क्वायर है मतलब क्या है, ये लेंथ साइड लेंथ ए है, ये साइड लेंथ भी ए ही है। ठीक है, ओके। तो लेट्स से कि जो एक्सिस बना रखी है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है, तो ये भी तो डायगोनल ही है ना जो मैंने बनाया, है ना? हाँ दीवार का आंसर सही है, ये भी तो डायगोनल ही है। इसके अबाउट अगर आई तो इसके अबाउट भी आई होगा, हाँ या ना? यस सर। और अच्छी चीज ये कि स्क्वायर है, इसलिए इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? 90 डिग्री होगा दोनों डायगोनल्स के बीच में। एक स्क्वायर के दोनों डायगोनल्स के बीच का एंगल कितना होता है? 90 डिग्री होता है ना? यस। ओके, तो मैंने बोला मैं एक ए वाली एक्सिस कंसिडर कर लेता हूं जो कि स्क्वायर के सेंटर से पास हो रही है लेकिन स्क्वायर के प्लेन के परपेंडिकुलर है। इसको मैं बोल देता हूं लेट्स से आई नॉट। ठीक है, तो क्या मैं लिख सकता हूं कि आई नॉट इज इक्वल टू आई प्लस आई, हाँ या ना? बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता हूं? यस सर। नहीं बोल सकता? नहीं सर, बोल सकते हैं। बोल सकते हैं ना, ठीक है। अब मैंने बोला ठीक है यार, लेकिन मेरे को आई नॉट कौन सा तो पता है, तो कोई बात नहीं, आई नॉट निकालना तो सीखा था मैंने थोड़ी पहले। इसके लिए हमको ये दो एक्सिस चाहिए, है ना? लेट्स से इसके और मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 है, तो क्योंकि ये स्क्वायर है इसके और मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 ही होगा।
I1 कितना होगा? तो I1 हो जाएगा सर एम ए क्या होगा, एम ए स्क्वायर बाय 12 होगा कि नहीं होगा? यस सर। अभी किया था ना ऐसा क्वेश्चन ही। सो अच्छा दीपान सर सॉरी, आपका आंसर गलत था, मैंने सही बोल दिया उसे। सो अब मैं फिर से परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाऊंगा बिटवीन दिस I1 एंड I0। इन तीनों के बीच परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाऊंगा। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, I0 इज इक्वल टू I1 प्लस I1 दैट इज इक्वल टू 2I1, है ना? है ना? अब मैं 1 और 2 को कंपेयर करूंगा। मुझे क्या मिलेगा, 2i इज इक्वल टू 2I1, दिस इंप्लाइज I इज इक्वल टू I1, और I1 कितना है, एम ए स्क्वायर बाय 12 है। ठीक है बेटा? कॉपी हुआ? यस सर। सर ये पहले देखो, इस क्वेश्चन को तो बाद में सॉल्व करेंगे, पहले ये जो लैंग्वेज है ना, इस लैंग्वेज से क्वेश्चन का डायग्राम बनाइए आप लोग, क्योंकि 80% स्टूडेंट्स तो यही नहीं कर पाते हैं। क्वेश्चन तो बाद में सॉल्व करेंगे ना, एग्जाम में अगर क्वेश्चन ऐसे लैंग्वेज में आता है, इनफैक्ट ज़्यादातर क्वेश्चन एग्जाम में लैंग्वेज में आते हैं, और उसको लोग डायग्राम में कन्वर्ट ही नहीं कर पाते, सॉल्व कैसे करेंगे? मैं 15 सेकंड में सब लोगों को अपना वीडियो ऑन करने के लिए बोलूँगा, और चेक करूँगा आप लोगों ने डायग्राम सही बनाया कि नहीं बनाया। हाँ भाई, दिखाओ अपने अपने डायग्राम्स, सब लोग वीडियो ऑन करेंगे अपना। जल्दी, टाइम नहीं है इतना, एग्जाम में भी नहीं होता है, जल्दी दिखाओ। जल्दी दिखाओ। नहीं दिखाया?
भाई अब डायग्राम दिखाओ, बहुत टाइम हो गया। इतनी देर में क्वेश्चन का डायग्राम नहीं बनाओगे तो सॉल्व कैसे करोगे? सब लोग फटाफट, जो भी बना जैसा ही बना दिखाओ बस। दिखाइए डायग्राम। दीपान्विता, थोड़ा सा गलत जगह दिखा रहे हैं आप डायग्राम को। ठीक है, और बाकी लोग? आप लोग नोट्स भी लेते हो कि नहीं लेते हो? यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। हाँ दिखाइए जल्दी से। एक्सिस कहाँ है आपकी? ठीक है, एक्सिस बनाइए। आप लोगों को इतनी देर में डायग्राम नहीं दिखाया गया? मैं आगे बढ़ रहा हूँ, फिर बहुत हो। देखो क्या है, ये अपना राइट एंगल ट्रायंगुलर शीट है जिसका मास m है, लेंथ l है। इस एक्सिस के अबाउट मेरे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है ना। इसका देखो, इतना फेयर डायग्राम आप लोग बना बना के दिखा रहे हो ना, उसकी जरूरत नहीं है। रफ डायग्राम होना चाहिए, मतलब बस ऐसा, ये शीट बन गई, ये लेंथ l है, राइट एंगल है, और ये वाली एक्सिस, बस इतना ही डायग्राम बनाना था। ओके सर, ओके सर, ठीक है ना? ओके सर, ओके सर, सर, सर। क्योंकि एग्जाम में तो ऐसा डायग्राम बनाने को मिलेगा, इससे ज़्यादा बना नहीं पाओगे। तो ये अपने पास इस एक्सिस का और मेरे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। क्या कर सकते हैं? एनी आइडियाज? एनी आइडिया? देखो ये थोड़ा सा सोचने जैसा क्वेश्चन। मैंने बोला यार इसके लिए मेरे पास दो उपाय हैं। या तो मैं इस ट्रायंगल को रॉड काट काट के बनाऊं, हर एक रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखूं, इस एक्सिस रॉड, और उसका उस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को इंटीग्रेट करूं। कहने का मतलब, लेट्स से मैंने ये वाला एक रॉड काटा, सर, यहाँ से y सर, लेंथ नीचे आके dy लेंथ का, इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस का, मतलब मुझे को पहले इसके सेंटर ऑफ मास का और निकालना पड़ेगा, फिर पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगानी पड़ेगी, काफी मेहनत यस है। सर, उसके बाद उस यस मोमेंट सर, ऑफ इनर्शिया को इंटीग्रेट करूंगा, काफी ज्यादा मेहनत हो जाएगी, राइट? यस तो सर, मैं इतना टाइम जो इसमें लगेगा, मैं क्यों ना कुछ और तरीका सोचने की कोशिश यस, करूं। यस, यस तो सर, मैंने बोला एक काम करते हैं, काश कि यहाँ पर ये जो एक्सिस हमारे इस प्लेन के परपेंडिकुलर है ना, यहाँ पे अगर मैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा पाता किसी तरीके से तो मजा आता। तो मैंने कहा ओके, तो उसके लिए मेरे को एक एक्सिस इधर लेनी होगी, एक एक्सिस इधर लेनी होगी। मैं ये लिख सकता हूँ कि i विल बी इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ?
Yes, sir. काश कि मेरे को आई एक्स और आई वाई निकालने का इजी तरीका पता होता। अब यहाँ पे आ गया ना क्वेश्चन, हाँ या ना, हाँ या ना। Yes, yes. तो यहाँ पे मैंने बोला अब अगर मैं सेम एलिमेंट लूँ तो मुझे ज़्यादा पैरेलल एक्सिस लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारा का सारा मास, से अगर मैं एक्स एक्सिस को निकाल रहा हूँ तो सारा का सारा मास एक्स एक्सिस से सेम डिस्टेंस पर है, थोड़ा इजी हो जाएगा इंटीग्रेशन। होगा कि नहीं होगा थोड़ा इजी? Yes, sir. बट मैं उसमें भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैंने बोला कि अगर ये शेप कोई ऐसा होता जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे पहले से मालूम है तो और मजा आता, हाँ या ना। हाँ. Yes. तो मैं इस शेप में कोई सिमेट्री एक्सप्लॉइट करके इसको एक ऐसे शेप में कन्वर्ट करना चाहता हूं जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेरे को पहले से पता है। तो मैंने बोला ओके, थोड़ा सोचने के बाद, एक बार में नहीं होगा, एक अटेम्प्ट में नहीं होगा, काफी सोचने के बाद मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना मैं एक और ट्रायंगुलर शीट यहाँ रखूं, एक और शीट यहाँ रखूं और एक और शीट यहाँ रखूं। तो 3 शीट्स और जोड़ दूंगा सेम टू सेम। तो इस एक्सिस का अबाउट अगर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है तो इसका भी आई होगा, इसका भी आई होगा, इसका भी आई होगा, हाँ या ना। Hello. होगा कि नहीं होगा? Yes. सब तो ट्रायंगुलर शीट्स है ना, राइट एंगल ट्रायंगुलर शीट, और सबके वर्टेक्स पे ही रखा हुआ है ये एक्सिस, हाँ या ना। इसका मास अगर m है तो इसका मास भी m है, इसका मास भी m है, इसका मास भी m है। टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया 4i हो जाएगा, है ना। दिस 4i हैज टू बी इक्वल टू, अब इस एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे लिखूंगा 4i? तो हम ऑलरेडी ये तो कर चुके ना पिछले क्वेश्चन में। क्या है ये? स्क्वायर शीट के सेंटर से पास होने वाली वो एक्सिस जो कि शीट के परपेंडिकुलर है, राइट, हाँ या ना। तो ये कितना आ जाएगा? 4m, साइड लेंथ l ही है तो l स्क्वायर बाय 12 प्लस 4m l स्क्वायर बाय 12। दिस इंप्लाइज I इज इक्वल टू ml स्क्वायर बाय 12 प्लस ml स्क्वायर बाय 12 ml स्क्वायर बाय 6। दिस इज योर आंसर। समझ में आया? थोड़ा जुगाड़ू क्वेश्चन है, थोड़ा जुगाड़ू क्वेश्चन है, ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है, कि कैसे कैसे कर सकते हैं। ऐसे कुछ एक क्वेश्चंस का ध्यान रखोगे तो बाकी क्वेश्चंस अपने आप दिमाग में चमक जाते हैं, ये क्या कर सकते हैं, ठीक है। Sir. हाँ बेटा। अगर आप दूसरे तरीके से इसको देखो तो ये जो शीट थी ये स्क्वायर पिज्जा का एक स्लाइस था, हाँ या ना। Yes, sir. अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस पिज्जा वाले मेथड से भी निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? क्योंकि Yes, मास sir. डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि स्क्वायर पिज्जा का है, इसलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला वही होगा जो कि स्क्वायर पिज्जा का आता, दैट इज ml स्क्वायर बाय 6। ठीक है बेटा, Yes, sir. ओके, कॉपी हो गया। Yes, sir. Yes, sir. ये वाला क्वेश्चन, Hello, sir. हम्म, क्या आवाज आ रहा है? हाँ आ रहा है, बोलो। Okay.
सॉल्व करिए इसको। हुआ कॉपी? यस सर। सॉरी, सॉल्व हुआ मतलब क्या करेंगे? इसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर मुझे आई लिखना है तो लिख सकता हूं कि आई इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रॉड अबाउट दिस एक्सिस, दैट इज इक्वल टू ml स्क्वायर बाय कितना, 12, यस सर। 3 एंड है ना, प्लस इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट कैसे निकलेगा, इसके अबाउट सर निकाल लूं ml स्क्वायर बाय 3 ml प्लस यहां से इसका डिस्टेंस l, तो ml स्क्वायर, हाँ या ना? हाँ या ना? यस सर। बिल्कुल ही गलत है ये। क्यों गलत है? क्योंकि दिस एक्सिस इज नॉट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस रॉड, है ना? है ना? हम यहां पर ये वाला पैरेलल एक्सिस थ्योरम नहीं लगा सकते। पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाने के लिए एक एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास होनी चाहिए, राइट? तो इस रॉड का मोमेंट सेंटर ऑफ मास यहां पर है, हम इसके और पॉइंट P के बीच में पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा सकते हैं। तो ये आपका l/2 है, ये l है, तो हो गया ये अंडर रूट ऑफ l स्क्वायर बाय l स्क्वायर प्लस l/2 का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू √5l/2। ठीक है, अब मैं लिखूंगा यहां पर दिस प्लस, ऐसे लिखूंगा, वापस लूंगा, I इज इक्वल टू ml स्क्वायर बाय 3 प्लस यहां से यहां तक मैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाऊंगा, दैट विल बी ml स्क्वायर बाय 12 प्लस m इंटू √5l/2 का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू ml स्क्वायर बाय 3 प्लस ml स्क्वायर बाय 12 प्लस 5 ml स्क्वायर बाय 4, दैट इज इक्वल टू, नीचे डिनोमिनेटर आ गया 12, ml स्क्वायर आ गया कॉमन, ऊपर आ जाएगा 4 प्लस 1 प्लस 15, दैट इज इक्वल 20/12 कितना हो गया, 5/3, 5 ml स्क्वायर बाय 3। कैलकुलेशन अगर सही है तो यही आंसर होगा। ठीक है, कैलकुलेशन मैंने बहुत जल्दी जल्दी करी, हो सकता है कोई मिस्टेक हो गई है। समझ में आया कि नहीं आया? मेरे ख्याल से पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम दोनों का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। आप क्लियर है? अगर नहीं क्लियर होगा तो सेम एग्जांपल्स दोबारा से देखेंगे, पक्के से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूं। तो हमने इस चैप्टर का पहला पार्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया खत्म कर लिया। अब हम नेक्स्ट पार्ट पे आए हैं, टॉर्क पर। टॉर्क को हम मोमेंट ऑफ फोर्स भी कहते हैं। कुछ लोगों ने क्लास 10th में इसको पढ़ रखा है, वो स्टूडेंट्स जो ICSE बोर्ड से हैं। पर आपने जो क्लास 10th में पढ़ा था वो बहुत ही ज़्यादा बेसिक था।
कुछ चीज़ें आधी अधूरी बताई गई थी, मतलब उसमें कॉन्सेप्ट बताए नहीं गए थे, बस कुछ बोल के निकल गए थे। आप हमें इस टॉर्क को काफ़ी डिटेल में पढ़ना है यहाँ पे क्लास 11th में। टॉर्क मोमेंट ऑफ फोर्स है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, क्या पढ़ते हैं इसको, टाउ, क्या पढ़ते हैं, टाउ। तो दिस इज टाउ वेक्टर। टॉर्क वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, टाउ वेक्टर से, ठीक है। इसकी यूनिट होती है न्यूटन मीटर, दैट इज सेम एज एनर्जी, बट द क्वांटिटी इज नोवेयर क्लोज टू एनर्जी। इसमें और एनर्जी में यूनिट सेम होने के अलावा और कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ यूनिट ही सेम है, बाकी दोनों क्वांटिटीज एकदम डिफरेंट है, आपस में कोई रिश्ता नाता नहीं है, ठीक है। इसका जो यूनिट है न्यूटन मीटर, दैट इज सेम एज एनर्जी। कभी कभार जूल लिख देते हैं, ऑल्दो जूल लिखना टेक्निकली गलत है, बट फिर भी कई क्वेश्चन आपको लिखा हुआ मिलेगा टॉर्क इक्वल टू इतना जूल। तो क्यों, क्योंकि न्यूटन मीटर को जूल कहते हैं, इसलिए लिख दे रहे हैं। टेक्निकली गलत है बिकॉज जूल इज स्पेसिफिकली फॉर एनर्जी, बट कुछ बुक्स लिखेंगी तो लिखेंगे, क्या कर सकते हैं, ठीक है। ये जो टॉर्क है ये दो टाइप का होता है, मतलब दो टाइप का, मतलब ऐसा नहीं कि सच में दो टाइप का होता है, बट दो केसेस में हम लोग टॉर्क निकालते हैं। एक होता है टॉर्क अबाउट अ पॉइंट, एक पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकाला जा सकता है, और दूसरा होता है टॉर्क अबाउट एन एक्सिस। देखो हमारे लिए टॉर्क अबाउट एन एक्सिस ज़्यादा काम का है, पर बिना टॉर्क अबाउट अ पॉइंट पढ़े टॉर्क अबाउट एन एक्सिस समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो हम लोग टॉर्क अबाउट अ पॉइंट पहले पढ़ेंगे, ठीक है। कॉपी करते जाओ बस। तो हमारा टॉपिक है पहला टॉर्क में, टॉर्क अबाउट अ पॉइंट। क्या कहता है ये, लेट्स से मेरे पास ये पॉइंट है O, और किसी रिजिड बॉडी पर या कहीं पर भी कोई फोर्स एक्ट कर रहा है F वेक्टर, सच दैट जो पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है उसकी पोजीशन O से O के रिस्पेक्ट में ये R वेक्टर, ठीक है। O के रिस्पेक्ट में इस पॉइंट की पोजीशन जहां पे फोर्स लग रहा है, इसको क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। This point of action of force is located at position r vector with respect to point O, and the force is given by F vector. देखो आप लोगों को बचपन में, मतलब जब वेक्टर पढ़ा रहा था मैं, तो मैंने सिखाया था कि फोर्स या कोई भी वेक्टर चेंज नहीं होता अगर हम उस वेक्टर को उसके पैरेलली शिफ्ट करें। तो किसी वेक्टर को अगर हम उसके पैरेलली शिफ्ट करते हैं तो उस वेक्टर में कोई चेंज नहीं आता। ये पढ़ा था हमने, पढ़ा था कि नहीं, क्योंकि वेक्टर के पास सिर्फ दो ही चीजें होती, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो फोर्स को भी अगर मैं शिफ्ट कर दूं अपने पैरेलली तो फोर्स भी चेंज नहीं होगा, पर उसका इफेक्ट चेंज हो सकता है। फोर्स चेंज नहीं होगा पर उसका इफेक्ट चेंज हो सकता है, एंड टॉर्क इज अ इफेक्ट ऑफ फोर्स। टॉर्क इज रोटेटिंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। टॉर्क होता क्या है, एक बार लिख लेते हैं। टॉर्क होता है रोटेटिंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, ठीक है। कहने का मतलब एग्जाम्पल समझिए, फिर इस पे तो आ ही जाएंगे हम लोग थ्योरी पे। तो लेट्स से ये आपके पास कोई
गेट है, जिस गेट में आपने ये डोर लगा रखा है, ठीक है। अब ये जो डोर है वो इस एक्सिस के अबाउट घूम सकता है ना। कब घूमेगा? अगर आप इस पर कुछ इस तरफ फोर्स लगाओ या अंदर की तरफ फोर्स लगाओ, तब ये गेट घूमेगा, राइट। ये जो फोर्स आपने लगाया है, इस फोर्स की वजह से गेट घूम रहा है, ट्रांसलेट करने के बजाय रोटेट कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि इस फोर्स की वजह से कुछ टॉर्क लगेगा, ठीक है। वो टॉर्क इस फोर्स का रोटेटिंग इफेक्ट है। तो हम उसी रोटेटिंग इफेक्ट ऑफ टॉर्क, रोटेटिंग इफेक्ट ऑफ फोर्स के बारे में बात करना चाहते हैं, टॉर्क के बारे में बात करना चाहते हैं। तो पहले हम डिफाइन कर रहे हैं टॉर्क अबाउट अ पॉइंट। तो इस पॉइंट O के अबाउट इस फोर्स का टॉर्क इज गिवन बाय टाउ वेक्टर इज इक्वल टू R वेक्टर क्रॉस F वेक्टर। ध्यान दीजिएगा, जब आप वर्क डन लिखते थे तो उसमें डॉट प्रोडक्ट लगाते थे, टॉर्क में आप क्रॉस प्रोडक्ट लगा रहे हो, R वेक्टर क्रॉस F वेक्टर लगा रहे हो। बेसिकली ये बता रहा है कि जितना आपका R बड़ा होगा उतना ज्यादा टॉर्क लगेगा और उतना इजीली ऑब्जेक्ट रोटेट करेगा, घूमेगा, ठीक है। तो टाउ इज इक्वल टू क्या होता है? R वेक्टर क्रॉस F वेक्टर होता है, ठीक है। समझ में आई बात? तो नेचुरल सी कुछ बातें आती हैं, जैसे ही हम ये फॉर्मूला लिखते हैं कि टाउ वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बोथ R वेक्टर एंड फोर्स वेक्टर। R और फोर्स दोनों के ही परपेंडिकुलर होता है आपका टॉर्क, ठीक है। दूसरा, ये जो टॉर्क वेक्टर है, दिस इज इक्वल टू आर एफ वेक्टर लिखेंगे, सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखेंगे, आर एफ साइन थीटा, दैट इज इक्वल टू आर परपेंडिकुलर इंटू एफ विच इज इक्वल टू आर इंटू एफ परपेंडिकुलर। ये हम लोग ऑलरेडी नोटेशन जानते हैं कि आर एफ साइन थीटा का मतलब क्या है। आर एफ साइन थीटा तो सीधे सीधे लिख सकते हैं, आर परपेंडिकुलर इंटू एफ का मतलब क्या है? ये जो फोर्स की लाइन है इसके परपेंडिकुलर आर जो है दैट इज आर परपेंडिकुलर, मतलब O से इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन जो ड्रॉ करोगे उसकी लेंथ क्या हो जाएगी? आर परपेंडिकुलर हो जाएगी। या फोर्स परपेंडिकुलर क्या है? एफ परपेंडिकुलर क्या है? फोर्स के दो कंपोनेंट करो, एक आर के अलोंग और एक उसके परपेंडिकुलर, दिस विल बी एफ परपेंडिकुलर। तो या तो आप आर का परपेंडिकुलर कंपोनेंट लिखिए फोर्स से और मल्टीप्लाई कर दीजिए, या एफ का परपेंडिकुलर कंपोनेंट लिखिए आर से और मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको टॉर्क मिल जाएगा। लेकिन इससे सिर्फ मैग्नीट्यूड मिलेगा, डायरेक्शन किससे मिलेगा? क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है तो डायरेक्शन विल बी गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। ये सब चीजें मैंने आपको वेक्टर में पढ़ाई थी, पर मुझे मालूम है सब आप लोग भूल चुके हो, खा चुके हो सब चीज, कुछ भी आपको याद नहीं है। इसलिए हम कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे जिससे कि आप ये चीजें जो मैंने यहाँ लिखी हैं इसको फटाफट अप्लाई कर पाओ, ठीक है। तो टाउ वेक्टर क्या होता है? आर क्रॉस एफ होता है, सिर्फ क्रॉस प्रोडक्ट करना है और कुछ नहीं। देखिए एक और चीज समझिए, ये जो हैंडल है गेट का वो यहाँ लगा था, आपने फोर्स लगा के खींच लिया, आसानी से दरवाजा खुल गया या बंद हो गया, जो भी आपको करना था। पर वही हैंडल अगर यहाँ लगा होता और आप फोर्स लगा के खींचते तो क्या दरवाजा इतनी आसानी से खुलता? जवाब है नहीं खुलता। No, चाहे sir. चाहे तो ट्राई करके देख लेना, नहीं खुलेगा, उतनी जल्दी नहीं खुलेगा। या उतनी जल्दी आप धक्का लगा के देख लेना, उतना कम फोर्स में दरवाजा मूव नहीं करता। क्यों नहीं मूव करता? क्योंकि आर छोटा हो जाएगा तो टॉर्क छोटा हो जाएगा, मोमेंट ऑफ फोर्स छोटा हो जाएगा, ठीक है। समझ में आई बात? तो वो हम थोड़ी देर में देखेंगे जब हम टॉर्क अबाउट एन एक्सिस वगैरह पढ़ रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पर गेट वाला एग्जांपल जो है वो एक्सिस के लिए है। यहाँ पे मैं सिर्फ आपको फील दिलाना चाहता था कि टॉर्क होता क्या, इसलिए मैंने एग्जांपल लिया है, ठीक है।
अब इसको समझने के लिए एक एग्जांपल देख लेते हैं ताकि हमें टॉर्क निकालना सीखें हम लोग। तो हमारे पास एक सिंपल सा एग्जांपल है ये, जिसमें ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये पॉइंट O है, इस पॉइंट का नाम B दे दिया, इस पॉइंट का नाम A दे दिया, और बोला है कि 3,5 पे ये फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का, जो कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है। इसको मैं ब्रैकेट में आई कैप लिख दे रहा हूं। आपको बताना है कि इस फोर्स का टॉर्क अबाउट पॉइंट A कितना होगा, अबाउट पॉइंट O कितना होगा और अबाउट पॉइंट B कितना होगा। ये चीजें कैलकुलेट करके बतानी है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, मैं पहले लिखूंगा टॉर्क अबाउट A। उसके लिए मुझे क्या करना होगा, A से इस पॉइंट का पोजीशन लिखना होगा, ये रहा RA वेक्टर, ये A की पोजीशन नहीं है, A के रेस्पेक्ट में इस पॉइंट ऑफ एक्शन की पोजीशन, ठीक है। सो टाउ अबाउट A विल बी दिस RA वेक्टर जो मैंने यहां डिफाइन किया है क्रॉस F वेक्टर। आप क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो सीधे सीधे, क्योंकि दोनों x डायरेक्शन में आई कैप क्रॉस आई कैप 0 हो जाएगा। या फिर आप RA इंटू F फोर्स का परपेंडिकुलर कंपोनेंट कर सकते हो, इस फोर्स का वो कंपोनेंट जो RA के परपेंडिकुलर है, कुछ है ही नहीं तो वो 0 हो जाएगा। या फिर आप इसको R परपेंडिकुलर इंटू F कर सकते हो, मतलब फोर्स का ये जो लाइन ऑफ एक्शन है इससे पॉइंट A का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालिए 0 हो जाएगा, तो R परपेंडिकुलर इंटू F से भी आप 0 निकाल सकते हो। तीनों ही चीजें आसान है। एक चीज यहां पे नोट कर लीजिएगा, क्या आया है, टॉर्क ऑफ अ फोर्स about a point on line of action of force will be equal to 0। इस फोर्स की वजह से इस पॉइंट A के अबाउट टॉर्क हमेशा 0 ही आएगा, और उसका कारण मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। अब मैं पहले B निकालूंगा फिर O निकालूंगा। तो टॉर्क अबाउट B निकालते हैं। उसके लिए मेरे को इस पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स का, देखिए पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब टॉर्क लगा रहे होते हैं, कि फोर्स कहाँ लग रहा है, ठीक है। तो B के रेस्पेक्ट में इस पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स की पोजीशन ये रही, लेट्स कॉल इट आर बी वेक्टर। मैंने यहाँ पर ये आर बी वेक्टर डिफाइन किया, इसको पुरानी डेफिनेशन से कंपेयर मत करना, ये B की पोजीशन नहीं है, B के रेस्पेक्ट में पॉइंट ऑफ एक्शन की पोजीशन। सो टॉर्क अबाउट पॉइंट B दैट इज टाउ B वेक्टर विल बी इक्वल टू आर बी वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, ऐसे निकाल सकते हो आर बी वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, दैट इज इक्वल टू आर बी वेक्टर कितना है, तो 5 जे कैप है क्रॉस 10 आई कैप, दैट इज इक्वल टू 5 जे कैप क्रॉस 10 आई कैप कितना होगा, 5 इंटू 10 तो हो गया 50, जे कैप क्रॉस आई कैप हो गया माइनस के कैप, दैट इज माइनस 50 के कैप, मतलब कि टॉर्क अंदर की तरफ होगा। माइनस के कैप है ना, एक्स एक्सिस इधर, वाई एक्सिस इधर, जेड एक्सिस हो जाएगी बाहर की तरफ, है ना। तो माइनस के कैप मतलब नेगेटिव जेड एक्सिस की तरफ, मतलब अंदर की तरफ। क्रॉस, ये क्रॉस क्या बता रहा है, टॉर्क का डायरेक्शन बता रहा है कि टॉर्क अंदर की तरफ, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका होता है ऐसे, ये जो मैंने एरो बनाया है क्या बता रहा है कि इस फोर्स, इस टॉर्क की वजह से जो रोटेशन होगा वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। आप सोचिए B के अबाउट अगर आप ये फोर्स लगेगा तो B के अबाउट ऑब्जेक्ट जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा। ये बताने के लिए हम लोग इस एरो का भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। वैसे भी आपका बाहर का डायरेक्शन क्या हो जाता है, एंटी क्लॉकवाइज, और अंदर का डायरेक्शन क्या होता है, क्लॉकवाइज। आप राइट हैंड थंब रूल से इसको देख सकते हो, राइट हैंड थंब रूल से, सॉरी, जब आप अपने थम्स को, अपने फिंगर्स को अगर आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते हो तो थम्स अंदर की तरफ पॉइंट करती हैं, और अगर फिंगर्स को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते हो तो थम्स बाहर की तरफ पॉइंट करते हैं, ठीक है। तो टॉर्क अबाउट पॉइंट भी एक तो ऐसे निकाल लिया। इसको निकालने का एक और तरीका क्या हो सकता है, इसको निकालने का एक तरीका हो सकता है आर
बी इंटू फोर्स का परपेंडिकुलर कंपोनेंट, है ना। तो आर बी और फोर्स उसके परपेंडिकुलर ही है, तो आर बी कितना है 5 इंटू परपेंडिकुलर फोर्स इज 10 दैट इज इक्वल टू 50। और डायरेक्शन क्या हो जाएगा इसका, डायरेक्शन आप राइट हैंड थंब रूल से निकाल सकते हो, आर क्रॉस एफ करके देखिए, आर इधर एफ इधर, अंगूठा अंदर की तरफ मतलब इनवर्ट डायरेक्शन में, दैट इज माइनस के कैप। ठीक है। दूसरा तरीका है आर परपेंडिकुलर इंटू एफ, तो ये रहा फोर्स, इसका लाइन ऑफ एक्शन यही है, इस लाइन ऑफ एक्शन का बी से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाला तो यही आ गया, आर बी आ गया, दैट इज इक्वल टू आर परपेंडिकुलर कितना है 5 ही है, इंटू फोर्स कितना है 10 ही है, दैट इज इक्वल टू 50। और राइट हैंड थंब रूल से आप देखोगे डायरेक्शन अंदर की तरफ आ रहा है, मतलब माइनस के कैप डायरेक्शन में आ रहा है। समझ में आया ये मेथड, हाँ या ना? यस सर। ओके, अब निकालते हैं टॉर्क अबाउट ओ। ओ के अबाउट टॉर्क निकालेंगे तो उसके लिए मेरे को ये आर वेक्टर चाहिए होगा, क्योंकि ये ओ के रेस्पेक्ट में पोजीशन, इसको मैंने आर ओ वेक्टर लिखा है। फिर से बता दे रहा हूँ, आर ओ वेक्टर ओ की पोजीशन नहीं है बल्कि ओ के रेस्पेक्ट में पोजीशन है, इस मैंने यहाँ पर इस क्वेश्चन में ऐसे डिफाइन किया है इसको। तो टॉर्क अबाउट ओ विल बी आर ओ वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, ऐसे निकाल सकते हो, दैट इज इक्वल टू आर ओ वेक्टर कितना हो जाएगा, इस पॉइंट की पोजीशन ओ के रेस्पेक्ट में 3 आई कैप प्लस 5 जे कैप क्रॉस एफ वेक्टर इज 10 आई कैप, दैट इज इक्वल टू कितना आ गया, आई कैप क्रॉस आई कैप 0, जे कैप क्रॉस आई कैप इज माइनस के कैप, दैट इज इक्वल टू माइनस 50 के कैप, मतलब कि 50 अंदर की तरफ। ठीक है। इसको निकालने का एक और तरीका क्या है, इसको निकालने का एक और तरीका है आर परपेंडिकुलर इंटू एफ। आर परपेंडिकुलर मतलब क्या है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, ये वाली जो लाइन है इसका ओ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये रहा, now this is r perpendicular, that is equal to r perpendicular is nothing but this 5 into force is 10, that is equal to 50। और राइट हैंड थंब रूल आप लगा के देख लीजिए, फिर से क्या आ रहा है, अंदर की तरफ आ रहा है, मतलब कि माइनस जेड एक्सिस की तरफ आ रहा है, तो दैट इज इक्वल टू माइनस, अंदर की तरफ बना दे रहा हूँ, माइनस के क्या बना सकते हो चाहे। ठीक है, सब न्यूटन मीटर में, मैं बस ऐसे लिखता जा रहा हूँ। अब आप बोलोगे सर मेरे को तो R इंटू एफ परपेंडिकुलर निकाल के करना है, तो अब इसमें क्या दिक्कत है, R तो आपको पता है, फोर्स का परपेंडिकुलर कंपोनेंट करने के लिए बहुत मेहनत है। ठीक है, तो इसलिए हम ये वाला मेथड यूज नहीं करते। इसको निकालने के लिए क्यों यूज करें, कहने का मतलब ये है कि वो मेथड यूज करिए जो आप इजीली अप्लाई कर पाओ। 3 तरीके बताए हैं ना, हर केस में कोई ना कोई दूसरे से बाकी दोनों से ज्यादा आसान होगा, उसी को यूज करेंगे। ठीक है, हर केस में कोई ना कोई बाकी दोनों तरीकों से ज़्यादा आसान होगा, या तो डायरेक्टली क्रॉस प्रोडक्ट कर देना, या आर परपेंडिकुलर इंटू एफ निकालना, या आर इंटू एफ परपेंडिकुलर निकालना, जो इजी पड़े वही अप्लाई करिए। राइट हैंड थंब रूल पे प्लीज रिपीट, देखो भैया राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है, ये रहा ए वेक्टर, ये रहा बी वेक्टर। राइट हैंड थंब रूल क्या कह रहा है, अगर आपको ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालना है तो उसका डायरेक्शन कैसे मिलेगा, ए की डायरेक्शन में आप फिंगर्स को रखिए, ठीक है, सच दैट जब वो फोल्ड हो तो बी की तरफ जा रहा है, ये फोल्ड हो के बी की तरफ जा रहा है क्या, कैसे करूंगा, कैमरा में बड़ा मुश्किल हो रहा है, ये फोल्ड हो के बी की तरफ जा रहा है क्या, नहीं जा रहा ना, तो ऐसे नहीं रखना है, ऐसे रखो, ये ए की तरफ पॉइंट कर रहा है ये मेरे फिंगर्स, और फोल्ड होके बी की तरफ जाएंगी, तो ऐसे में थंब किधर पॉइंट कर रहा है, आपके क्या स्क्रीन से बाहर की तरफ पॉइंट कर रहा है, तो इसलिए ए क्रॉस बी का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ए से बी की तरफ जाइए, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मतलब बाहर की तरफ। देखो राइट हैंड थंब रूल को आजकल आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हो, पेपर के प्लेन में अगर सारे के रोटेशन हो रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज मतलब बाहर की तरफ, क्लॉकवाइज मतलब अंदर की तरफ, ऑल्दो दैट इज वेरी स्पेशल केस ही कवर हो रहे हैं, सारे केसेस कवर नहीं हो रहे, बट क्रॉस प्रोडक्ट करने के लिए करना क्या होता है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करना है तो अपने फिंगर्स को ऐसे रखिए कि वो ए वेक्टर की तरफ पॉइंट करें और फोल्ड होकर बी वेक्टर की तरफ जाए, ऐसे में थंब जिधर पॉइंट करेगा दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, समझ में आई बात,
मान लीजिए एक वेक्टर इधर है और एक वेक्टर आपकी स्क्रीन से बाहर है, सॉरी स्क्रीन के अंदर की तरफ। तो ऐसे में ये ए वेक्टर का डायरेक्शन, स्क्रीन के अंदर की तरफ बी वेक्टर है, तो मैंने फिंगर्स को ए वेक्टर की तरफ रखा सच दैट जब वो फोल्ड हो तो बी वेक्टर की तरफ जाए। ऐसे में थंब ऊपर की तरफ पॉइंट करा आपकी स्क्रीन में, तो आपका ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ऊपर की तरफ होगा। ये लेट से ए वेक्टर है और ये लेट से बी वेक्टर अंदर की तरफ। तो ए वेक्टर की तरफ फिंगर्स को रखा सच दैट फिंगर्स फोल्ड होकर बी वेक्टर की तरफ जाए, तो ए क्रॉस बी ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहा है। इस तरीके से आप ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकाल सकते हैं। यही है आपका राइट हैंड थंब रूल। लेकिन ये काम आपको राइट हैंड से करना है, कभी भी लेफ्ट हैंड से नहीं करना। ओके, कोई दिक्कत? आगे बढ़ रहा हूं। अच्छा ठीक है, इसको नेक्स्ट क्लास में करते हैं, फिर इसके आगे वाला पोर्शन टॉर्क कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, अभी के लिए क्लास खत्म कर रहे हैं। समझ में आया टॉर्क का बेसिक होता क्या है टॉर्क? यस सर। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू बेटा। थैंक यू सर।